तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निम्सा में। हम लगातार अपनी ही जो पढ़ाई की सीरीज चल रही है हमारी, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जो 10th कक्षा की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पहले ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ा, संसाधनों के बारे में पढ़ा, फिर अपना दूसरा वन्य जीव और वन संसाधनों के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे वो है अपना जल संसाधन। ये तीनों चीजें कहीं न कहीं एक दूसरे में आपस में जुड़ी हुई है। जल संसाधन का नाम आते ही हमारे ज़हन में आता है कि कभी हम सुनते हैं कि वहाँ अकाल से लोग प्यासे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, और दूसरी ओर ये आते ही कभी कि अभी जो माहौल बन रहा है, बाढ़ों की स्थिति आ रही है। आपको पता ही होगा, हमारे खुद के ज़िले में भी अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है। या फिर बहुत सारे जो पिछले 2-3 दिन पहले श्री गंगानगर में जो बारिश हुई, उसमें बताया जा रहा था कि जो 44 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है, ये सारे के सारे जल के बारे में ही है। तो कहने का मतलब है कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, अकाल, तो सब ये क्यों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है? तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे जल संसाधन वाले पाठ हमें क्या सिखा रहे हैं। सरकार ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए, बाँध बनाए, तालाब, कुएँ, मतलब हमारे जो पूर्व के राजा-महाराजा थे, उन्होंने भी बहुत सारे काम, हम ईसा पूर्व पहली शताब्दी का भी उदाहरण लेंगे। मतलब उनके बाद हम जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय या गुप्त शासकों का भी उदाहरण लेंगे। उन्होंने बहुत सारी झीलें बनाई भी और उनका जीर्णोद्धार भी करवाया। हम इल्तुतमिश का भी उदाहरण लेंगे, जो पूर्व में दिल्ली के बादशाह भी रहे। तो इसके साथ ही हम स्वतंत्र भारत के बाद जो बहुत सारी मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बारे में बात करते हुए हम ये समझेंगे कि क्या कारण है कि किसी क्षेत्रों में अकाल है और किसी क्षेत्रों में अपना बाढ़ की स्थिति आ जाती है। कहीं पानी कम तो कहीं पानी ज़्यादा है। इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ भी है, टॉपिक का नाम भी, कि जल संसाधन। क्या लिखा है? जल संसाधन। साथियों, पहली चीज़ है जल संसाधन का उपयोग। अरे संसाधन का अर्थ तो मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग में आती है। दे पूरी इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर जल कितना है? 2/3। 2/3 जल है। कितना तिहाई है? 2/3। आपको पता होगा इस पृथ्वी पर 2/3 जल है, मतलब 2/3। अगर एक भाग में स्थल है, एक भाग में क्या है? एक भाग में स्थल मतलब जमीन, और 2 भाग में क्या है? जल। इसके साथ भी आपने कहीं पढ़ा होगा, गर्मी के कारण जल जो है वो क्या आ रहा है? ये सर्वाधिक हो रहा है। लेकिन जो हमारे पीने योग्य जल है, जो स्वस्थ जल है, जल के भी 2, एक तो अलवणीय जल, लवणीय जल, और एक होता है लवणीय जल। कौन सा जल? लवणीय जल। अलवणीय जल क्या है साथियों? वो आपको याद रखना कि अलवणीय जल मतलब शुद्ध जल। कैसा जल? शुद्ध जल। और जो लवणीय जल मतलब अशुद्ध जल, मतलब जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। हमें याद करना है, हमें ये ध्यान देना है साथियों कि आपने देखा होगा ठीक से मेरे चैनल के बारे में पहले भी, तो जगह-जगह पे चैनल, मतलब जो अपने एडिटिंग करने वाले मास्टर है, वे भी क्या करते हैं कि किसी जगह पर पर्यावरण की रक्षा के लिए कहीं पेड़ का फ़ोटो देते हैं, कहीं बरसती हुई बारिश का एक बादल का आकार देते हुए। तो ये सारे के सारे, या फिर आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा हाईवे पर चलते हुए, जगह-जगह पर नल बना हुआ और नल से बिन गिरती हुई बूँद गिर रही है, मतलब नल से। तो उस समय भी हमें ये भी लिखा है कि बिन जल नहीं कल, या जल ही जीवन का आधार है, या जल के बिना कल नहीं है। तो ये बहुत सारी उक्तियाँ हमें क्यों कही गई है, इन उक्तियों के बारे में हमें क्या जानकारी, मतलब हमें इनके बारे में जानकारी क्यों दी गई है, हमारे देश में जल की स्थिति क्या है। अब देखिए, पृथ्वी पर 2/3 जल है, इसीलिए पृथ्वी ऊपर से नीली दिखाई देती है, और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कैसा ग्रह? नीला ग्रह। दूसरा, जो एक स्थल, पृथ्वी का एक भाग तो वो स्थल है और 2 भागों पे क्या है? जल है।
इसलिए पृथ्वी के 2/3 भागों में क्या है, जल। लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध जल है टोटल, मतलब हमारे देश में 97% से भी अधिक जल लवणीय है। कैसा है, लवणीय है। लवणीय का मतलब अशुद्ध है, मतलब कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में। कहाँ पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है। और बाकी जो शुद्ध जल है वो है 3% से भी 3% से भी कम। ये क्या है हमारे देश में या पृथ्वी पर, वो है शुद्ध जल। ये कहाँ पाया जाता है, ये एक तो भूजल, किसमें, भूजल स्तर में, और दूसरा मतलब तालाब है, बावड़ियाँ है, मतलब आदि छोटे छोटे जल स्रोत हैं, उनमें ये शुद्ध जल पाया जाता है। अब देखिए साथियों कि ये तो है अपना जल, तो जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हर क्षेत्रों में काम लाया जा सकता है। हम एक पढ़ेंगे कि जल संसाधन कहाँ कहाँ उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए, ये तो आपको तो पहला प्रश्न यहाँ है, पृथ्वी पर कितने क्षेत्रफल पर जल है, तो 2/3, ठीक है। 97% से भी अधिक जल, वो तो क्या है, लवणीय, मतलब अशुद्ध है, और वो कहाँ है, समुद्रों में। और जो 3% से भी कम पानी है वो क्या है, पीने योग्य है, जो नदी है, कुआं है, तालाब है, बावड़ियां है, या भूजल स्तर पे है। अब देखो, हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। लवणीय का मतलब अशुद्ध जल, मतलब लवणीय का मतलब अशुद्ध जल, और अलवणीय का मतलब होता है शुद्ध जल। अब देखिए, जल का उपयोग, जल का उपयोग, देखो, जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो पहला, मानव पीने के रूप में करता है, पीने के रूप में। दूसरा, खेती के रूप में, ठीक है। तीसरा, विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में, ठीक है। चौथा, उद्योगों में, उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने के लिए, किसके लिए, मशीनों को ठंडा करने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ ही देखो, पहला मानव के पीने के लिए, खेती करने के लिए भी, विद्युत उत्पादन करने के लिए, उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने के लिए, इसके इसके साथ ही मतलब जलीय जीवों को पालने के लिए, जलीय जीवों को पालने के लिए, ठीक है, आदि। इस प्रकार से हम जल का क्या करते हैं, उपयोग। व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से जल का उपयोग करता ही है। मानव अगर पीने में करता है तो वो प्रत्यक्ष रूप में हो गया, और खेती के रूप में करेगा, यानी कि जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। और नंबर 2, इसीलिए तो जगह जगह पर लिखे हुए हैं। आप अगर कहीं भी ध्यान रखो तो आपको सड़कों पर नजर आ जाएगा कि जल के बिना जीवन अधूरा है, या आज जल नहीं तो कल नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये तो है हमारे जल का उपयोग है, हम कहाँ कहाँ करते हैं। मानव पीने के रूप में करता है, खेती के रूप में भी करता है, मतलब कृषि कार्यों में करता है, सिंचाई के रूप में, या ये सिंचाई भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है यहाँ, सिंचाई के रूप में, ठीक है, या खेती के रूप में, विद्युत उत्पादन के रूप में, उद्योगों के रूप में, और जलीय जीवों के पालने के रूप में। ये तो है जल का उपयोग। अब देखो, अब हमने जल को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, बांधों का निर्माण, किसका निर्माण किया, बांधों का निर्माण किया। और इन्हीं बड़े बांधों के निर्माण को बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय उद्देशीय घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं कहा। अब देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, और इन्हीं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं या बांधों को किसने, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आधुनिक भारत के मंदिर का, आधुनिक भारत के मंदिर।
हमें पहले से ही लग रहा था कि हमारे देश में पानी की समस्या आएगी। तो इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमने किसका निर्माण करवाया? बांधों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया। मतलब प्राचीन काल में भी हो रहे थे, नवीन हमने बांधों का पहले भी निर्माण हो रहा था। आज़ादी के बाद भी बांधों का निर्माण करवाया और इन्हीं बांधों के निर्माण को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा गया। और इन्हीं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के क्या कहा? मंदिर कहा। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही बन रहा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, वो दूसरी बात है कि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है। एक तो देखना सतलुज, किसी जगह सतलज व्यास लिखा है, किसी जगह व्यास बेसिन। और इसमें कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है। और ये कहाँ बना हुआ है? देखिए पंजाब में है। सतलुज व्यास बेसिन पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? सतलुज व्यास बेसिन। तो अगर आपको पूछ ले भाखड़ा नागल बांध किन नदियों पर बना हुआ है, तो सतलुज और व्यास। एक बनी हुई अपनी हीराकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना। ठीक है। कौन सी परियोजना बनी हुई है? हीराकुंड परियोजना। ये हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, ये महत्वपूर्ण है। हीराकुंड परियोजना ये है अपने महानदी पर। कहाँ है? महानदी पर बनी हुई है। आपको पता होगा एक और टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस नदी पर? गंगा नदी पर। आपको ये तीनों याद रखना। इन तीनों में से कभी कभार एक आध प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है। देखो एक बार वापस ध्यान दो, देखें हमारे देश में जो ही पानी की कमी की समस्या मतलब सामने आने लगी, तो फिर इस समस्या को दूर करने के लिए और देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए बांधों का क्या किया गया? निर्माण किया। और इन्हीं बड़े बांधों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का नाम दिया। और इन्हीं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ठीक है। इनके साथ ही कौन कौन से उदाहरण के रूप में भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज व्यास नदी पर, ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, ये एक बार प्रश्न पूछा भी था। ठीक है। और टिहरी बांध परियोजना है, या टिहरी बांध किस नदी पे है? गंगा नदी पे। अब देखिए ये बांध किन किन के लिए उपयोगी है? क्या केवल जल के लिए ही है या इसके अलावा भी है? तो जिस प्रकार हम यहाँ जल का उपयोग देख रहे थे, तो जल के उपयोग के साथ ही ये जो है ये बांधों का पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। अब देखो बांध फायदेमंद भी है तो हानिकारक भी है। पहले तो हम क्या देख रहे हैं? लाभ देख रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लाभ और उपयोग। ठीक है। किसके? बांधों के। ठीक है। नंबर एक, पहला खाना पूर्ति के लिए। ठीक है। दूसरा, पहला तो खाना पूर्ति, दूसरा सिंचाई भी होती है। सिंचाई के लिए हम ही अभी उदाहरण भी लेंगे। ठीक है। और तीसरा है वो है विद्युत उत्पादन के लिए। किसके लिए? विद्युत उत्पादन के लिए। अब देखिए जो वर्तमान में बांध है, उन बांधों से लगभग जो भारत में जो विद्युत उत्पादन हो रही है, वो हमारे देश में 22% विद्युत उत्पादन कहाँ से हो रहा है? बांधों से, मतलब बांध के जल से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी को बांध के माध्यम से ऊपर उठाया जाता है और मतलब और किसी प्रक्रिया के द्वारा, और ऊपर से वापस गिराया जाता है नीचे। नीचे क्या लगा रहते हैं? विद्युत जनितर। और ज्यों ही वो नीचे बांध वो पानी गिरता है तेजी के साथ, तो वो मोटर क्या करने? घूमने लगती है। और उसी समय वो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा मतलब के रूप में काम करती है। तो अब देखिए तो हमारे देश में कितने प्रतिशत? 22% क्षेत्र में, मतलब 22% बिजली उत्पादन कहाँ से होता है? जल से, मतलब यूं बांधों से हो रहा है। ठीक है। एक तो महत्वपूर्ण बात है ये। अब दूसरा, इन बांधों से कौन कौन सी हानियां हो रही है हमें? तो आपने देखा होगा कि कई बांध फायदेमंद है तो कई हानिकारक भी है। दूसरा, बाढ़ से सुरक्षा के लिए इनका फायदा है, ये भी बाढ़ से सुरक्षा के लिए। अब देखो ये बाढ़ से सुरक्षा, ये फायदा भी है और हानि भी है। 2006 में आपने देखा होगा महाराष्ट्र और गुजरात में जो बाढ़ आई, उसके लिए बांधों के गेट खोले गए, तो बाढ़ को इन्होंने दुगुना कर दिया था।
तो उस समय जो रक्षक थे वो भी क्या बन गए, भक्षक बन गए। तो ये स्थिति है। अब देखो दूसरी ओर हमारे देश में किसी क्षेत्र में तो पानी ज्यादा और किसी क्षेत्र में कम, कभी अकाल तो कभी बाढ़। ये पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार मतलब पर्यावरणीय व्यवस्थाएं ऐसी हो गई है कि जिसके कारण पर्यावरण को क्षति पहुंची और जिसके कारण प्रकृति ने भी अपना संतुलन बिगाड़ दिया है। और नंबर दो, दूसरी हमारी कमी क्या है कि हमारे देश में जल संचयन करने या जल संरक्षण की विधियां जो है वो उपयुक्त नहीं है। हम अभी एक देश का उदाहरण लेंगे, वो है इजराइल। किसका उदाहरण लेंगे? इजराइल। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मतलब किसी भी संसाधनों के क्षेत्र में अगर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षाओं में अगर आप उदाहरण देके और तथ्य पेश करके बताओगे तो सामने वाला कॉपी जांच करने वाला व्यक्ति भी आपके प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा। और उसे भी लगेगा कि नहीं, कि काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है बच्चा, मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर का, ठीक है। और ये जो सतलुज व्यास पर कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड पर परियोजना महानदी पर, और टिहरी बांध गंगा नदी पर। अब देखो हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं किसका, हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं इजराइल का। किसका? इजराइल का। इजराइल में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हिंदुस्तान में, भारत में कितनी होती है? 114 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 114 सेंटीमीटर। अब देखिए, जहाँ इजराइल में तो केवल कितनी होती है, वो होती है केवल और केवल, इजराइल में जो अपनी जो बारिश होती है वो तो होती है 25 सेंटीमीटर। और जो बाकी क्षेत्र में और हिंदुस्तान के क्षेत्र में है वो है 114 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्या कारण रह गया? अब देखो, लेकिन फिर भी इजराइल में पानी की समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। और हमारे देश में है, भारत में समस्या है, भारत में समस्या है। अब देखो, ध्यान देने योग्य बात है, अभी मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था पिछले दिन, कुछ निबंध वगैरह जो मतलब अपने समाचार पत्रों में जारी होते हैं संपादक की ओर से, वहां मैं कुछ पढ़ रहा था। तो लिखा था कि भारत का जो सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? मानसीन राम चेरापूंजी। कभी आपने नाम सुना होगा, मानसीन राम चेरापूंजी। तो ये मानसीन राम है मेघालय का, कहाँ का? मेघालय। ये मानसीन राम से कुछ किलोमीटर दूर एक क्षेत्र है जहाँ सूखा पड़ा है, मतलब इतना अकाल पड़ा है, वहाँ सूखा पड़ गया वो क्षेत्र। तो जहाँ भारत में सर्वाधिक वर्षा हो रही थी वो क्षेत्र अगर सूखा पड़ा है तो इसका मतलब पानी की समस्या तो है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोग प्यासे मरेंगे। कितने लोग? 20 करोड़। अब देखो, और ये संभव भी है, ऐसा हो भी रहा है। हमने देखा होगा कि स्थानीय क्षेत्रों में या पश्चिमी राजस्थान में जल वाला बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको पता है कि जल की कीमत वही समझता है कि जो परेशान हो रहा है। हमने देखा पश्चिमी राजस्थान में हमारी माताएं, हमारी बहनें, वो कोसों दूर, मतलब आज से कुछ समय पहले जैसलमेर के कुछ अभी भी इलाकों में कोसों दूर जा रही है वो घड़े अपने सिर पर लेकर, और वो पानी भर के ला रही है। तो और दूसरा, हमारे यहाँ राजस्थान में क्या है, लगातार पश्चिमी राजस्थान में भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है। कौन सा स्तर? भूजल स्तर। और इसका उदाहरण बाकी ने तो केवल पढ़ने से बेहतर हम जान सकते हैं कि हम सब क्या है, किसान है। और किसान, हमारे पिताजी भी क्या है, किसान है। तो किसानों को पता है कि आज ज्यादा से ज्यादा भूजल स्तर को जांचने का प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल की व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसके कारण मान लो कि आज से 2 वर्ष पहले किसी ट्यूबवेल में 30 या 40 फुहारे की जो पानी था, आज वो पानी कम होकर 10 में या 5 में, या कोई ट्यूबवेल है तो क्या हो गई है, फेल हो गई। भूजल स्तर पूर्ण रूप से क्या हो गया है, गिरता जा रहा है। और स्थानीय किसान भी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर इसी तरह भूजल स्तर कम होता गया तो लगभग 5 या 10 सालों में पानी की समस्या आ जाएगी। आपको पता होगा कि मथानिया जो राजस्थान जोधपुर से है, मथानिया में पहले खूब पानी था, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों से, पिछले 10-15 वर्षों से वहाँ पानी नहीं है, जिसके कारण पानी की समस्याएं पैदा हुई। ऐसी की ऐसी परिस्थितियां हर क्षेत्र में पैदा होगी। हम जितने ज्यादा पानी का उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा ज्यादा पानी खर्च होगा, जिसके कारण पानी का संतुलन नहीं बैठ पाता। अब देखो,
दूसरा हमने पढ़ा कि जल संसाधन कैसा है, नवीकरणीय। कैसा है, नवीकरणीय। अब देखो इससे पहले ये देख लेना, इजराइल में 25 सेंटीमीटर है, फिर भी इनमें जल संरक्षण की विधियां अच्छी है, तकनीकी बेस्ट है, जिसके कारण इजराइल में पानी की समस्या नहीं है। और हमारे देश में 114 है, कितना सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर होने के बावजूद भी हमारे देश में क्या है, समस्याएं, पानी की आज भी क्या है, समस्या है। देखो जल कैसा संसाधन है, नवीकरण। कैसा संसाधन है, नवीकरण। क्या होता है साथियों के, याद रखना, ये एक जल चक्र होता है। कैसा, जल चक्र। जल का निर्माण एक चक्र के माध्यम से होता है। देखिए कि ऊपर क्या बने हुए हैं, कि बादल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं। और ये बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। और नीचे इधर क्या बना हुआ आपका, सूर्य। क्या बना हुआ है, अरे सूर्य बना हुआ है कि नहीं बना, ये सूर्य है। और ये सूर्य क्या करता है, सूर्य, सूर्य गर्मी देता है। और ये यहाँ क्या है, ये भूजल स्तर में क्या है, पानी के स्रोत है। क्या है, मतलब मान लो तालाब, कुआं वगैरह, बावड़ी वगैरह। अब देखो ज्यों ही गर्मी पड़ी, क्या पड़ी, गर्मी, तो सूर्य की प्रकाश, ये किरणें सीधे यहाँ आएगी, यहाँ। और ठीक है, और फिर ये जो पानी है, ये वाष्प के रूप में क्या जाएगा, वाष्प के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, किसके रूप में, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में। ठीक है, और वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, तो फिर ये बादलों का निर्माण होगा। और ये फिर बहुत सारे हल्के हल्के बादल आपस में मिलेंगे, भारी होंगे। और फिर क्या होंगे, वर्षा होगी। और फिर वर्षा होने के बाद पुनः इन तालाबों में, या जो धरती पर स्थल पर पानी आएगा, और वही स्थल का पानी धीरे धीरे रिसाव के माध्यम से कहाँ जाएगा, भूजल में। कहाँ जाएगा, भूमि के अंदर। तो ये एक विकास की क्या है, प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब दूसरा, तो अब आपको नवीकरण जल संसाधन कैसे हुआ, यह तो समझ में आ गया होगा। दूसरी हम अभी बात करने वाले थे, वो बात करने वाले थे कि बांध हानि कैसे पहुंचाते हैं, उसके बारे में। देखो पहले तो हमने फायदा देखा, और दूसरा हानियां। हानियां देखो कि नंबर एक तो विरोध भी हो रहा है बांधों का। अब विरोध क्यों हो रहा है, अब देखो एक हानियां देख लो। हानियां अभी हमने देखी, हानियां किन की, बांधों की, बांधों से। हानियां किससे, बांधों से। पहली हानि क्या है कि तलहटी पर जमाव के कारण, जमाव के कारण बाढ़ की स्थिति। ठीक है, दो, ये तो एक। दूसरा है पर्यावरण में समस्या। जो पर्यावरण में समस्या कैसे, कि प्रकृति की जितनी भी है, कहीं भी हम कहीं भी हम जो बांध बनाएंगे, तो बांध बनाएंगे तो वहां से क्या होगा, वृक्षों को काटा जाएगा, जिसके कारण। और तीसरी है जनजातीय समूह की, जनजातीय समूह जो वहाँ निवास करते हैं। ठीक है, इनकी। ठीक है, और बाकी ये जो तलहटी वाला है ना, एक ये जो बाढ़ की स्थिति मैंने कहा ना, 2006 वाला मामला, कहाँ, गुजरात और महाराष्ट्र। तलहटी में क्या है, रेते मतलब वो तलहटी जमा हो जाता है तलहटी में, जिसके कारण बाढ़ों, मतलब बारिश आने पर इनके गेट खोलने पड़ते हैं। और वो गेट खुलते ही जो पहले पानी था स्थल पर, वो तो, और दो बहाव तेज आता है मतलब वो अपने बांधों से, तो फिर वो डबल पानी होकर क्या, बाढ़ का आकार कर लेता है। और जो गुजरात में परिस्थिति होती है, देखा आपने किताब के पाठ में शुरुआत में एक असम का उदाहरण दे रखे हैं। एक बच्चा और एक बच्ची है, दोनों क्या बात कर रहे हैं, बच्ची कह रही है कि असम में क्या है, कि बाढ़ आ गई, क्या आ गई, बाढ़। तो फिर वो बच्चा कह रहा है कि भाई कि ये बाढ़, उसे समझाने के लिए कि भाई ये जल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं क्या आ जाती है, बाढ़। वो कह रहा है कि उद्योगों में काम करने के लिए, खेती करने के लिए, हमारे मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव को खुद को इसका उपयोग करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। इसी के संदर्भ में आपको पता होगा कि अंतिम में एक पंक्ति लिखी हुई है कि वो बच्ची कह रही है कि तब हमें पता चल गया है, कि क्या पता चल गया, कि पूर्व काल में भी हमारे क्षेत्रों में या हमारे आसपास तालाब, झीलें, नल, और मतलब तालाब, झीलें, नदियाँ, झरने,
या फिर इन बांधों का, तालाबों का छोटा छोटा क्या हो रखा है, निर्माण हो रखा है। ये तो अब आपको हानियां पता होगी। अब हम दो या तीन जो बांधों पर आंदोलन चल रहे हैं उनके बारे में बात करें, ठीक है। तो हम एक बात करेंगे सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर। और एक इन जल के कारण अंतरराज्यीय विवाद भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अंतरराज्यीय। अरे मतलब अपने घर में भी कभी कभी वो मजाक में कहते हैं ना कि पानी अपने घर में क्या है कि कोई दोनों भाई बहन आपस में झगड़ रहे हैं तो पानी लेकर एक इसको मारेगा और दूसरा, मतलब कोई पानी का कोई पात्र है, एक इसके ऊपर, मतलब जैसे कि होली के समय हम रंग वगैरह हम किस प्रकार खेलते हैं, उसी प्रकार हम करते हैं ना। अगर पानी का लोटा लगे, ये इसके पीछे भागे और ये इसके पीछे भागे। ऐसा राज्यों के मध्य भी क्या है, विवाद चल रहे हैं किन्हें लेकर, नदियों को। वो कह रहा है कि ये पानी ज्यादा ले रहा है और वो कह रहा है ये पानी। तो इसका मतलब ये है कि भले तो कहीं है ही नहीं। तो खैर ये तो थी हमारी मजाक की बात। अब वो बात तो क्या है, वो है राज्यों में जल को लेकर विवाद। इनको लेकर लेकर विवाद। अब देखिए, सबसे पहली बात है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है भाई? सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और ठीक है, कहाँ बना हुआ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के लगभग 9450 गांव गांवों में जल की आपूर्ति, जलापूर्ति करता है, पूर्ति होती है। किस बांध से? सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, ये 4 राज्यों की योजना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, और इसके साथ ही राजस्थान, मतलब महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। आपको पता होगा इसी बांध से राजस्थान से भी, राजस्थान के भी काफी गांवों में जैसे बाड़मेर क्षेत्र में यहाँ क्या हो रहा है कि सरदार सरोवर बांध से पानी की व्यवस्था है, जिससे कि क्या हो रही है, खेती में सिंचाई हो रही है। क्या हो रही है? सिंचाई। तो गुजरात है, एमपी, मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लेकर ये चारों राज्यों की क्या है, संयुक्त परियोजना। गुजरात वाले विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये बांध लगभग हमारे यहाँ बना हुआ है, पानी पूरा मतलब जो पर्यावरण पूरा पूरा नष्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अन्य राज्यों को इनकी मतलब सेवा क्यों पहुंचा रहे हो ये। और दूसरा, जो सरदार सरोवर का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? जनजातीय लोग। कैसे लोग? क्योंकि आपको पता होगा जिस समय वहां बांध बनाया गया तो उस समय बहुत सारे लोग रह रहे थे, तो उन लोगों को वहां से विस्थापित किया गया, जिसके कारण उनके आवास नष्ट हो गए, उनकी आजीविका समाप्त हो गई। तो वे लोग अपनी आजीविका के लिए क्या संघर्ष करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। आज भी ये आंदोलन चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। लेकिन आज, पहले तो बांध के विरोध में था, आज इस आंदोलन की प्रकृति क्या हो गई, चेंज हो गई। और आज वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 2001-2 में एक निर्णय दिया था, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सरदार सरोवर बांध के तहत जितने भी लोग मतलब वहां से दूर गए हैं, मतलब वहां से जिनको अपने आवास छोड़कर दूर जाना पड़ा, किसी अन्य जगह पर जाना पड़ा, तो उनको क्या करे सरकार, जल्दी से जल्दी आवासों की व्यवस्था करें। तो एक तो विरोध ये चल रहा है, ठीक है। दूसरा चल रहा है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद, ये भी कर्नाटक में चल रहा है, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह, या कर्नाटक तमिलनाडु क्षेत्रों में वहां चल रहा है। एक और मतलब गोदावरी नदी को लेकर भी महाराष्ट्र में विरोध चल रहा है। तो एक कावेरी जल विवाद याद कर लेना और एक सरदार सरोवर बांध याद कर लेना, ठीक है। तो इनका विवाद क्यों होता है? ये गोदावरी, और एक है गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। और गोदावरी नदी पर विरोध का कारण क्या? इनमें विरोध का कारण यह है कि महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी इनकी पानी की आपूर्ति होती है। तो लास्ट में कर्नाटक जाते जाते समस्या क्या हो जाती है, अरे वहां पानी की स्थिति, वेग क्या हो जाता है, धीमा, जिसके कारण वो कर्नाटक वाले लोग इनका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दूसरा एक और याद रखना, वो हमने देखा होगा कि सिंधु समझौता, नाम सुना कभी? सिंधु समझौता, मेरे पिछले एपिसोड में एक मैंने जिक्र किया था सिंधु समझौते का। 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये हम सिंधु नदी को लेकर हुआ था। किसको? सिंधु नदी को। तो सिंधु विवाद भी 1960 में हुआ। उसमें कहा भाई 20% भारत लेगा और 80% पानी कौन लेगा? पाकिस्तान। उसी प्रकार आपने देखा होगा
गंगा नदी पर भी विवाद चल रहा है, गंगा नदी पर। और वो गंगा विवाद कौन सा, बांग्लादेश और भारत के मध्य। हालांकि ये भी, इसके ऊपर भी कभी मतलब समझौता हो रखा है, लेकिन फिर भी कभी कभार मतलब विरोध का माहौल पैदा हो जाता है। तो एक तो ये याद रखना है। और दूसरा, अब हमारे मन में आता है कि हम जहाँ भी जितने भी प्राकृतिक स्थल देखने के लिए गए, या जितने भी हमने प्राचीन स्थलीय स्थल देखे हैं, आपने मतलब एक 12वीं कक्षा की किताब में मैं कहीं पढ़ रहा था, एक पाठ है कि मालवा की खाऊ उजाड़ू सभ्यता, उसमें पूर्ण रूप से जो वैज्ञानिक तकनीकी है उनका विरोध किया गया है। लेखक खुद उनका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जिस समय राजा मुंज और भोज बावड़ियों और तालाबों के माध्यम से यहाँ काम कर रहे थे, जल की व्यवस्था कर रहे थे, जल संरक्षण की विधियां अपना रहे थे, उस समय पग पग रोटी और डग डग नीर था। मतलब हर क्षेत्र में हमारे लिए सोने में सुहागा था।